बीए और तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को आज हम जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहे हैं वह है आधुनिक काव्य या काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां। प्रिय छात्रों, आधुनिक काल की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनमें हम सर्वप्रथम सभी प्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुए उनका वर्णन प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली जो साहित्यिक प्रवृत्ति है, पद्य के साथ साथ गद्य का विकास इस काल के अंतर्गत हुआ। जिस तरह से हम इस बात से परिचित हैं कि आधुनिक काल का जो दूसरा नाम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य काल भी माना गया है। पद्य के साथ गद्य का भी विकास इसके अंतर्गत हुआ, परंतु गद्य के विकास से पद्य के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। गद्य का उद्भव और बहुमुखी विकास युग की प्रमुख विशेषता है। मुद्रण के अभाव में साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था और वस्तुतः आधुनिक काल से पूर्व साहित्य शब्द पद्य का पर्यायवाची भी था। आधुनिक काल की इसी विशेषता को लक्ष्य करके आलोचकों ने इसका नामकरण गद्य काल किया है। आधुनिक काल में विकसित गद्य साहित्य के विविध रूप ये हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, गद्य, जीवन चरित्र या आत्मकथात्मक गद्य एकांकी आदि। दूसरी जो विशेषता है जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं वह है खड़ी बोली का साहित्य के क्षेत्र में एकाधिकार। आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना खड़ी बोली गद्य का आरंभ और खड़ी बोली द्वारा ब्रज भाषा को अपदस्थ कर स्वयं गद्य पद्य का माध्यम बन जाना है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी अभूतपूर्व घटना है कि केवल 50 वर्ष के छोटे से समय में ही शासकों तथा साहित्यिकों द्वारा एक सर्वथा उपेक्षित सी भाषा खड़ी बोली जैसी पूर्ण साहित्यिक रूप से समृद्ध और जनप्रिय भाषा को दबाकर साहित्य की एकमात्र भाषा बन बैठी। इसका कारण यह था कि खड़ी बोली संपूर्ण हिंदी भाषी प्रदेशों की पारंपरिक बोलचाल की, व्यवसाय की तथा संपर्क की भाषा थी। इसलिए नए साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए इसे माध्यम बनाना युग की अनिवार्य आवश्यकता थी। इस काल में साहित्य जनजीवन को छूता हुआ चला है और कभी उसकी उपेक्षा भी की है। परिवर्तन बहुत शीघ्र और अस्थायी होते रहे हैं। यह काल हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक घटनापूर्ण, परिवर्तनशील और बहुमुखी रहा है। इसमें साहित्य के प्रत्येक अंग का पूर्ण विकास हुआ है। तीसरा जो इसका जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह है राष्ट्रीय भावना का विकास। आधुनिक काल की तीसरी प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की है। राजनीतिक चेतना इस युग की प्रमुख भावना रही है। राजभक्ति, देशभक्ति, भारत के अतीत का गौरवगान, उसकी अर्वाचीन शोचनीय दशा पर विलाप, जागृति का एक संदेश और भारत के बचे हुए गौरव की रक्षा करने का यत्न है। सामाजिक क्षेत्र में नव युग की चेतना, मानववाद का विकास भी इसमें हुआ। पांचवी है शैली के संबंध में क्रांति आधुनिक काल के अंतर्गत हुई। छठी है आधुनिक काल में श्रृंगार का स्वस्थ रूप देखने को मिलता है, यानी जो रीतिकाल के अंतर्गत उस श्रृंगारिक रूप में एक प्रकार की अश्लीलता थी वह इस काल के अंतर्गत यहाँ देखने को नहीं मिली। 7 आधुनिक काल में प्रकृति का मधुर चित्रण किया गया है। 8 वादों की प्रधानता आधुनिक काल में देखने को मिलती है, जैसे छायावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद, अभिजात्यवाद, पलायनवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद और प्रयोगशीलता को अभिव्यक्त करने वाला प्रयोगवाद। यहाँ नवी जो इसकी जो विशेषता रही है
छायावाद रहस्यवाद प्रतीकवाद पर आंग्ल भाषा का प्रभाव है, अर्थात अंग्रेजी का उसके अंतर्गत प्रभाव देखने को मिला। 10 सामान्य जीवन के विषयों का व्यापक ग्रहण किया गया है, जैसे विधवा विवाह, बुढ़ापा, गौ रक्षा, माता का स्नेह, सपूत, क्रोध, करुणा, भिखारी, मिल का भोंपू, किसान का घर, गली, कूड़ा करकट, कुकुरमुक्ता, कृषक, रेल का इंजन आदि। दहेज प्रथा की सामाजिक समस्या का वर्णन किया गया है। यहाँ अनेक युगों में इनको रखकर देखा जा सकता है। सबसे पहला जो युग इसका आता है भारतेंदु युग और उसकी प्रवृत्तियों में राष्ट्रीय चेतना का उन्मेष इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना को नई दिशा, आर्थिक चेतना के आयाम, परंपरागत भावना, देशभक्ति, हास्य व्यंग्य का प्रवेश, रस की व्यंजना और प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग और उसकी प्रवृत्तियां आती है। देशभक्ति व राष्ट्रीय चेतना का स्वर इनकी प्रवृत्तियों में प्रमुख है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विकास इसके अंतर्गत हुआ। कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन की लहर इसके अंतर्गत चली। बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। आधुनिक काल के महाकाव्यों में बौद्धिकता का समावेश मिलता है और इतिवृत्तात्मकता या गद्यात्मकता मानवतावादी विचारधारा के दर्शन इसमें होते हैं। और प्रकृति चित्रण जिसमें अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद की प्रचुरता देखने को मिलती है और बांग्ला काव्यों का अनुवाद भी इसके अंतर्गत हुआ। नवीन एवं सामान्य जनजीवन के विषयों का काव्य में निरूपण किया गया और वो भी नवीन एवं सामान्य जनजीवन के विषयों का एक नवीन रूप, खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा इसके अंतर्गत हुई। अभिव्यंजना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता का मतलब होता है स्फुट बयान। भाव पक्ष की दृष्टि से यदि हम इसको देखें तो आधुनिक काल के काव्य को देखते हैं तो कविता में निम्न प्रगति मिलती है। जैसे दुखवाद, इस कविता में दुखवाद की मात्रा अधिक मिलती है। इसी दुखवाद को बुलाने के लिए हालावाद अथवा हलाहलवाद चला। प्रिय साथियों, जैसे हम छायावाद के 4 चतुष्टय कवि मानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को दुख की कवयित्री भी कहा जाता है। छायावादी कवियों ने कल्पना के सौंदर्य से वर्तमान की निराशा को भुला दिया। यत्र तत्र कवियों में भी आशावादी स्वर सुनाई पड़ते हैं। मानव गौरव और व्यक्तिवाद, प्रगतिवाद, शोषित, पीड़ित, इनके बारे में यहाँ इसमें जिक्र मिलता है। तीसरी जो प्रगति हम देख सकते हैं वो है स्वदेश प्रेम में प्रगति। मानव प्रेम, स्वदेश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय भावना का इस काल के अंतर्गत यहाँ विकास हुआ। बंधन से मुक्ति मिली, निवृत्त मार्ग से प्रवृत्त मार्ग की ओर ये काल बढ़ चला। प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण, आलंबन रूप में इसका चित्रण, कहीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी इसका एक स्पष्ट उदाहरण माना जा सकता है। आधुनिक काव्य में आत्माभिव्यंजना का गुण देखने को मिलता है और इस युग की कविता का रूप अंतर्मुखी होने से घटनाओं के वर्णन की अपेक्षा आंतरिक भावों की अभिव्यंजना अधिक है। बाद में प्रगतिवाद के प्रभाव के कारण यह कम हो गई और नई कविता में पूर्ववर्ती कविता के प्रति विद्रोहात्मकता है। इस तरह आधुनिक काल की आधुनिक कविता काव्य नए नए प्रयोगों के साथ साथ काव्य में मुखरित होती है। प्रिय साथियों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। आगे के व्याख्यान में आपको और भी अधिक विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जब तक आप ये आपकी जो कक्षाएं हैं ये कोरोना के कारण लगवाई जा रही है और जैसे आप BA पाठ तृतीय के विद्यार्थी हैं, आप स्वयं जागरूक हैं। कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोते रहें और मुंह पर जहाँ कहीं भी आप जाएं मास्क जरूर पहनें। धन्यवाद।